नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के संबंध में समझेंगे कि आखिर क्यों है तौबा मची हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्यूआई क्या है, ग्रैप क्या है, कि जो दिल्ली में स्टेज 3 इसका लागू हुआ है, एयर पोल्यूशन एक्ट से संबंधित और क्या क्या चीजें हैं भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। साथ में कुछ वर्ल्ड के एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए विश्व में क्या क्या किया गया। कुछ कुछ देशों में, सबका तो नहीं बता पाऊंगा। साथ में एयर पोल्यूशन के कारण, खासकर दिल्ली एनसीआर के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे अभी ग्रेप का स्टेज 3 लागू हुआ है रिसेंट में, ठीक है, और अभी चल ही रहा है। तो वो और इसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या है सोल्यूशन। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ चीजें रह जाएंगी, उसको मैं प्रीलिम्स वाले क्लास में जरूर कवर करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि पूरा चरण क्या है, क्यों सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में इसलिए रहा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों को निर्देश दिया कि दिल्ली में जितनी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, वहां पे क्लास 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में शिक्षा दी जाए। यानी कि कुछ स्कूल जाएंगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ेंगे, इस तरह का वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह दी जा रही है। मैंडेटरी नहीं है हर चीज, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं ग्रैप के बारे में। ग्रेडेड, इसका पूरा नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। ये कब और कैसे इसका उद्भव हुआ, एक बार ये समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे ग्रैप के स्टेजेस क्या हैं। 2016 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसके बाद ये निर्देश दिया था कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिले। तो दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रैप की बात की गई। 2017 में MOEF एंड CC यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय है भारत सरकार का, वो और स्टेट एजेंसी जो दिल्ली एनसीआर से संबंधित सटे एरियाज हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा है ना, राजस्थान वगैरह, तो इन लोगों ने मिलके एक तरह से कहें किसके नेतृत्व में, MOEFC के नेतृत्व में ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया। कब लागू किया गया? 2017 में। 2017 में इस ग्रैप को लागू किया गया दिल्ली एनसीआर के लिए, ठीक है। अब सवाल यह है कि ग्रैप को लागू तो कर दिया गया, स्टेट एजेंसी और MOEFC मिलकर, उसमें CS जो केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो देखता था चीजों को। लेकिन इसके लिए अलग से एक आयोग बनाया गया। इसका नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। यही अब जैसे अभी ग्रैप लागू है तो कहें कि किसने लागू किया, कौन देखता है इसको, तो वो CAQM देखता है, यही लागू करवाता है, यही इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उस पर आते हैं, चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति होती है 2021 में। इसके पहले एक अध्यादेश लाया गया था, अध्यादेश में ही CAQM की बात की गई थी। 2021 में अध्यादेश 2020 में आया था, 2020 में, ठीक है। और जो 2021 में एक्ट बना उसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट। यानी कि दिल्ली एनसीआर और उससे सटे जो इलाके हैं उनके लिए एक तरह से कहें कि एक एक्ट बनाया गया, और 2021 में उसी एक्ट के तहत इस आयोग की बात स्थापना की गई है, CAQM की, ठीक है। आयोग क्या है? चूंकि एक्ट के तहत है, इसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि सांविधिक संस्था है, कानूनी संस्था है, ठीक है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, कानूनी संस्था है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन वैसे लोग होते हैं जिनको वायु गुणवत्ता के संबंध में या फिर कहें एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को संभालने में लंबा अनुभव होता है। चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी एक होता है, और उसके अलावा कई इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो यानी कि गैर सरकारी सदस्य होते हैं। उसमें सेंटर के लोग होते हैं, स्टेट के लोग होते हैं, जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। नीति आयोग से एक मेंबर होता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर क्या पोल्यूशन के क्षेत्र में जो भी NGO काम कर रहे हैं, उनके कई सारे सदस्य इसमें होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है। एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर सेक्रेटरी होगा, ये इसका जरूर कहा गया है इस वाले एक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपको पूरा ग्रैप, और ग्रैप को लागू करने वाली संस्था कौन है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब बात की हम AQI क्या है। AQI अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको शुरू किया, इसको लॉन्च किया गया था। इसमें यह है कि देश भर में जितने भी प्रदूषण के जो भी स्तर हैं उसको निगरानी करने के लिए एक AQI बनाया गया,
उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, तो टोटल 8 पोल्यूटेंट्स यानी 8 प्रदूषकों की बात की गई है। इन्हीं आधार पे AQI इंडेक्स जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि इस शहर का, इस जैसे अभी दिल्ली का चल रहा है, दिल्ली में पिछले मंगलवार को, आज 14 नवंबर है, यानी कि पिछले मंगलवार को स्थिति ऐसी थी कि 400 प्लस चला गया था AQI इंडेक्स। तो AQI इंडेक्स पूरे देश में अलग अलग, इसके लगभग 1200 से ऊपर स्टेशन हैं अलग अलग। तो उन स्टेशनों के जरिए ये 8 अलग अलग प्रदूषकों के स्तर के आधार पे AQI का मान देता है, AQI का वैल्यू देता है। इसमें 8 कौन कौन से हैं, तो PM 2.5, PM का मतलब यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर्स, PM 10, ओजोन 3 यानी कि है जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है O3, वो ग्राउंड लेवल ओजोन O3, अमोनिया सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अमोनिया NH3, और लीड LEAD, लीड यानी PV, ये वाला, ये 8 होते हैं। इसमें क्या नहीं होता है, यूपीएससी ने 2016 में एक सवाल भी पूछा था प्रीलिम्स में कि वायु गुणवत्ता के लिए जो सूचकांक होता है नॉर्मली, उसमें क्या क्या शामिल नहीं होता है या क्या शामिल होता है, तो उसमें आप देखेंगे ये सारे शामिल होते हैं। उसमें पूछा था कि इसमें से कौन शामिल नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन था CO2 के बारे में, उसमें ऑप्शन था मीथेन के बारे में, तो मीथेन नहीं होता है, CH4 नहीं होता है, CFC नहीं होता है, HFC नहीं होता है, ये सारे कहें तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन AQI में इनको शामिल नहीं किया गया है। जो 8 नाम है ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि कौन कौन नहीं भी शामिल है, ठीक है। AQI स्टेशन लगभग पूरे देश में 1296 के आसपास हैं। ये पूरे देश में जितने भी स्टेट्स और यूटी में ऑलमोस्ट सब में AQI स्टेशन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं AQI की कैटेगरीज क्या क्या है। AQI की कैटेगरी को ना, इसको टोटल AQI के लिए 6 कैटेगरी बांटा गया और 6 अलग अलग कलर कोड भी हैं। एक तरह से कहें कलर कोड भी रखा गया है। ये कलर कोड आपको ग्रीन, पर्पल, रेड, ये सब अलग अलग 6 अलग अलग कलर्स भी हैं इसके लिए। तो 0 से 50 वाले में आप कलर्स के बारे में जरूर गूगल करके देखिएगा, मैं इसमें लिखा नहीं हूं, जरूर गूगल करके देखिएगा। 0 से 50 जो AQI होता है उसको गुड माना जाता है, यानी कि ये सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की श्रेणी में रखा जाता है 0 से 50 को। 51 से अगर 100 है AQI का मान तो उसको सेटिस्फैक्टरी कहा जाता है। 101 से 200 है तो इसको मॉडरेटरी पोल्यूटेड, यानी कि अब पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, एक तरह से कहें 100 से ऊपर AQI जहां पे भी है समझ लीजिए कि स्थिति खराब हो रही है। और 201 से लेके 300 को पुअर के खराब, यानी खराब की श्रेणी में रखा जाता है। जो 301 से 400 AQI है उसको वेरी पुअर, यानी बहुत ही खराब स्थिति माना जाता है। और 401 से 500 यानी कि अत्यंत ही चिंताजनक, सीवियर का मतलब कि अब आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ये इस श्रेणी की हवा पहुंच जाती है। वर्तमान में दिल्ली में अभी 350 से ऊपर ही है, 400 से ऊपर तो मैं बता रहा हूं, मंगलवार बुधवार को 400 से ऊपर था। तो एक तरह से कहें सीवियर वाले कैटेगरी में ही दिल्ली है अभी, वो मैं आगे बताऊंगा ग्रेप वाले के लिए। अब आते हैं AQI, तो ये हो गया 8 अलग अलग इसके कैटेगरीज हैं और उसके आधार पे कलर कोड है, ठीक है। इसमें कलर कोड में ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल, ये सारे कलर्स आते हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं ग्रैप पे। ग्रैप में क्या है, ग्रैप बेसिकली AQI के स्तर पे ही 4 चरणों में लागू होता है। कौन लागू करता है, तो CAQM लागू करता है। स्टेज 1 कब लागू होता है, जब AQI का मान 201 से 300 हो जाता है, ठीक है। और इसमें कहें कि 201 से 300 में स्टेज 1। स्टेज 2 कब होता है, जब 301 से 400 तक होता है AQI मान। जब AQI मान 401 से 450 के बीच में होता है तो स्टेज 3 लागू होता है। दिल्ली में यही हुआ था, अभी दिल्ली में यही हुआ था कि AQI 400 से ऊपर पहुंच गया तो अचानक CAQM को स्टेज 3 दिल्ली में लागू करना पड़ा। स्टेज 3 में क्या क्या पाबंदियां होती हैं, स्टेज 1 में क्या पाबंदियां होती हैं, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे स्टेज 4, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। 450 से ऊपर अगर AQI चला गया तो इस स्थिति में ऐसी हो जाती है, इसमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको सांस लेना वाकई मुश्किल होता है। और ऑलमोस्ट सभी को सलाह दिया जाता है या तो आप घर से ना निकले बाहर, और निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह लगा के जरूर निकले। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, एयर प्यूरिफायर सब इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेज 1 को इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, पुअर कहा जाता है स्टेज 1 को। स्टेज 2 को वेरी पुअर में रखते हैं। स्टेज 3 जो है 401 से 500 400 वाला, इसमें सीवियर कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि खतरनाक स्थिति है। और स्टेज 4 को रखते हैं सीवियर प्लस, यानी कि बहुत ही खतरनाक कैटेगरी, कि मतलब ये है कि आप एक दिन में अगर दिल्ली में है, दिल्ली NCR में अगर सीवियर प्लस वाली स्टेज 4 लागू है तो आप ये मान के लिए आप एक दिन में कम से कम 10 सिगरेट बिना मतलब के पी रहे हैं, ना पीते हुए। तो ये चीज है स्टेज 4 का। तो ये हो गया दोस्तों ग्रैप के बारे में, AQI आप समझ ही लिए होंगे। अब ग्रैप 3 और 4 के बारे में। ग्रैप 1 और 2 जब लागू होता है तो बहुत ही मामूली प्रतिबंध होते हैं,
प्रतिबंध का स्टार्ट होता है ग्रेप 3 से एक्चुअल में, जो दिखने लगता है। उसमें क्या होता है कि BS3, अगर आप व्हीकल्स की कैटेगरी देखें तो BS6 तक है, तो BS3 में जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं और वो सब उन पे प्रतिबंध लगा देता है। BS4 वाले डीजल व्हीकल पे प्रतिबंध लगा देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो निर्माण गतिविधियां होती हैं उन पे रोक लगा देते हैं। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन दिया जाता है, बंद मतलब ये नहीं कहा जाता कि ऑफिस कार्यालय आप बंद करें, लेकिन वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन दिया जाता है। क्लास 5 तक के बच्चों को कहा जाता है कि आप स्कूल बंद रखें, सामान्यतः निर्देश ये दिया जाता है। दिल्ली में स्कूल बंद करने का निर्देश जारी नहीं हुआ है, हाइब्रिड मोड में चलाने की बात की गई है क्लास 5 तक। और ये सब कैसे होता है, तो CAQM एक्ट जो 2021 का है उसी के तहत ग्रैब को लागू किया जाता है। ग्रैब का जो चौथा चरण है उसमें ये तीनों इस चरण का पूरा कंटेंट लागू, ये पूरा तो लागू होता ही है। साथ में क्या होता है, ऑड इवन, जैसे आप सुने होंगे पिछली सरकार में ऑड इवन का फॉर्मूला था कि सम संख्या वाली गाड़ियां सम वाले दिन चलेंगी तारीख में, है ना, विषम संख्या वाली विषम संख्या दिन तारीख में चलेंगी। वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी कर दिया कि आप अपने 50% एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम कराएं। और भी कई ऐसी चीजें हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं। तो ये पूरा स्थिति है ग्रैब के अलग अलग स्टेजेस का। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स, जो वर्ल्ड के एग्जांपल्स हैं वो आपको याद होगा, आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो लंदन में कोहरा कहा था कि लंदन में बहुत ज्यादा कोहरा हुआ था। कब? 1952 में। वहां पे लंदन वगैरह में क्या था कि लोग आग, सर्दियों से बचने के लिए आग जलाते थे, किससे? खासकर कोयला से। तो उसमें स्मोक की बात हो गई, लंदन में बहुत ज्यादा स्मोक हुआ, तो स्मोक यानी कि कोहरा कहें, उसके लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। तो 1956 में यूके में एक एक्ट आता है, क्लीन एयर एक्ट। इसके लागू होने के बाद हमारे यहाँ तो एक्ट बनना जा, हमारे यहाँ भी वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम भी है ना, एयर कंट्रोल एक्ट कहें उसको साधारण भाषा में। लेकिन उसको कितने उसमें बेसिकली निगरानी की जाती है इमिशन की, कौन सा इंडस्ट्री कितना इमिशन कर रहा है। उसमें एक तरह से कहें प्रदूषण से निपटने के लिए बहुत ज्यादा ठोस उपाय उसमें भी नहीं है। इवन आप ग्रैप, CAQM जो भी लागू कर दिए हैं, प्रदूषण तो वही हाल है ना। कोई ऐसा ठोस प्लान भारत में नहीं है जिसके जरिए प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। इस तरह के कुछ एक्ट लाने होंगे जो स्पेशली उसी पे फोकस्ड हो। आगे उस पर चर्चा करेंगे डिस्कशन सॉल्यूशन वाले पॉइंट में। यूएस में भी अगर आप देखें, ऐसा नहीं है बाकी जैसे अमेरिका भी छूता रहा, वहां पे भी क्लीन एयर एक्ट लाया गया 1970 में। इसमें भी यही हाल हुआ था कि यूएस का जो पॉल्यूशन का लेवल था वो काफी बढ़ गया था। आपको अभी भी याद होगा, दिल्ली से यूएस के कई सारे इन्वेस्टर आना नहीं चाहते हैं दिल्ली में। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी दिल्ली होता है, पनिशमेंट पोस्ट ही मानते हैं कई सारे इन्वेस्टर दिल्ली को लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की हवा साफ नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते हैं। वहां के कई सारे पत्रकार है अवॉइड करते हैं आना। तो वहां पे सोचिए 1970 में ही एक लागू करके इसको हवा को साफ किया गया। और वहां पे AQI जो स्तर होता है नॉर्मली यूके और यूएस में, ऑलमोस्ट हर जगह आप देखें, कुछ इंडस्ट्रियल हब्स को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट गुड या सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में वहां पे AQI रहता है। बीजिंग का उदाहरण एक चीन का बहुत बड़ा उदाहरण है। रिसेंटली आप देखेंगे 2010 के बाद बीजिंग की सड़कों का अक्सर उदाहरण दिया जाता था कि पूरा कोहरा छाया हुआ है। तो बीजिंग ने, यानी कि कहें चीन ने, बीजिंग के लिए स्पेशली बीजिंग क्लीन एयर एक्शन प्लान लाया 2013 से 17 में। ये एक तरह से कहें लॉन्ग टर्म प्लान था, लेकिन इसमें साथ में शॉर्ट टर्म प्लान था, साथ में इसमें लॉन्ग टर्म प्लान भी किया गया। और आज स्थिति ऐसी है बीजिंग में कि अब वहां पे पुअर या वेरी पुअर या सीवियर का कंडीशन नहीं आता है। वहां की हवा साफ हो चुकी है कितने सालों में? आज लगभग 11-12 सालों में ही आप देख लीजिए। तो वहां पे क्या था कि सरकार के पास एक तरह से इच्छा शक्ति थी, जिसके आधार पे पूरा वहां पे प्लान को इंप्लीमेंट किया गया, जो एक्शन प्लान था। अब भारत में देखें, भारत में एक एक्ट है 1981 का, इसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, एक तरह से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। ये कब बना था? 1981 में। इसके तहत अलग अलग बेसिकली इमिशन जो उद्योगों से उत्सर्जन होता है उस पर नियंत्रण है। कौन लागू करता है? CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आधार पे, मतलब इनके सहयोग से ये पूरा एक्ट चल रहा है। लेकिन इस एक्ट में और भी कई सारी चीजें हैं। इसमें अभी इस वाले टॉपिक ये एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ना दिल्ली के पोल्यूशन को कहें या फिर भारत में जो भी 1296 स्टेशन हैं उनके लिए ये एक्ट उतना प्रभावी नहीं है कि AQI को नियंत्रित कर रख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया गेट का एक उदाहरण देते हैं। रिसेंटली अगर आप सुने होंगे, इंडिया गेट पे एक क्लाइमेट क्यों है, दिल्ली में जो AQI था उसको कम करने के लिए एक धरना प्रदर्शन हुआ 9 नवंबर 2025 को। रात में लगभग 400 के आसपास माता पिता, कई सारे बच्चे पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। उनका एक ही मांग था कि हमको साफ हवा चाहिए, सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है। आप सरकार से वो क्या मांग रहे हैं? हवा मांग रहे हैं। क्या? हवा नहीं, साफ हवा। तो सरकार से कोई साफ हवा मांग रहे थे। देखिए, पैसा नहीं मांग रहा है कोई, पानी नहीं मांग रहा है। आप बुनियादी जरूरतें होती हैं क्या? रोटी कपड़ा मकान हम सुने थे,
अब एक और बुनियादी जरूरत दिल्ली में हो गई है, वो है स्वच्छ हवा। इसी के लिए इंडिया गेट पे एक प्रदर्शन हुआ था। हालांकि प्रदर्शनकारियों को बंद करके वैन में ले गया, क्योंकि ये कहा गया कि इंडिया गेट धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है, आप जंतर मंतर जाइए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इलीगल तरीके से प्रदर्शन किया, सवाल ये है कि उनके प्रदर्शन की जो मुख्य मांग थी वो क्या है कि उनको स्वच्छ हवा चाहिए। सोचिए, स्वच्छ हवा देने के लिए भी आपको, लेने के लिए भी आपको आंदोलन करना पड़ता है। कितनी विडंबना है ये चीज। दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसके जो मुख्य कारण है कुछ कुछ, उन पे चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में दोस्तों कारों की संख्या बहुत ज्यादा है, अननेसेसरी। यहाँ पे इतने कार्स हैं कि उसके हद हिसाब नहीं है। कई सारे पुराने व्हीकल्स भी चल रहे हैं। चूंकि इंडिया है, इंडिया में दिल्ली ही भी इंडिया का ही एक पार्ट है। यहाँ पे जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं, उनको कितनी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल वाला आपका सर्टिफिकेट नहीं है कार्स का, आप जाइए 5,000 का चालान है, लेकिन आप 500 रुपया दीजिए और निकल जाइए। कुछ ऐसा भी प्रोविजन होता है हमारे यहाँ। तो ये एक तरह से कहें कि कारण में कार्स अपने आप में कारण नहीं है, लेकिन कार से निकलने वाला जो भी पॉल्यूशन है, खासकर पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली में कहा जाता है कि सबसे मेजर कारण यहाँ के जो गाड़ियां हैं, कार्स के अलावा जो भी अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, वो बहुत जिम्मेदार है। आपको सार्वजनिक प्राधिकरण यानी सार्वजनिक गाड़ियों को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट का फेल्योर एक बड़ा कारण है। गवर्नमेंट का फेल्योर इसलिए कि अमूमन प्रदूषण से निपटने के लिए आपको ना केवल दिल्ली अकेले नहीं निपट सकता। दिल्ली सरकार को एनसीआर में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनसे समन्वय करना होगा, पंजाब सरकार से समन्वय करना होगा, भरोसे में लेना होगा पंजाब के किसान को। आप सेंटर की मदद लीजिए, सेंटर की मदद लेके आप पंजाब के किसानों को भरोसे में लीजिए, तो वो चीज नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पराली जब जलता है, खासकर आप दिवाली के बाद देखें तो ये समय होता है दिवाली के आसपास वाला पराली दहन का। तो पराली जलाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण अचानक बढ़ जाता है, इधर दिल्ली में, उधर लाहौर वाला इलाके में, पाकिस्तान वाले में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दिल्ली में अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं। एक मेजर कारण में एक ये भी है कि लोकेशन ऑफ दिल्ली, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन में आप देखेंगे तो दिल्ली का जो हिस्सा है वो कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर में आप हिमालय देखें, इधर अरावली की पहाड़ियां भी हैं, तो उनसे क्या होता है, हवाएं आके यहाँ पे ट्रैप कर जाती हैं और वो नीचे बैठने लगती हैं। ऊपर जो तेज हवा जब खासकर जब नहीं चलती है दिल्ली में, तो हवाएं बैठती है तो पॉल्यूशन धीरे धीरे वो नीचे आ जाते हैं पार्टिकल्स। वो जो नीचे का पॉल्यूशन होता है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी एक कारण है इसका। और भी कई सारे कारण है, उस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। समाधान पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समाधान क्या है? देखिए, क्लाइमेट रिफ्यूजी कोई ना बने दिल्ली में। क्लाइमेट रिफ्यूजी अक्सर हम सोचते हैं कि समुद्री जलस्तर के बढ़ने से ही क्लाइमेट रिफ्यूजी होता है, नहीं। अगर मान लीजिए दिल्ली का एयर क्वालिटी अगर सीवियर प्लस वाले में आ जाए, सीवियर प्लस में आ जाए तो क्या होगा? सीवियर प्लस में आने से ये तय है ना, अगर साल भर रह गया ना दोस्तों, अभी क्या होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ महीनों का मेहमान होता है। अमूमन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन्हीं में से कुछ दिन एक्यूआई हाई लेवल पे आता है और कहें तो 400 प्लस में जाता है। तो 400 प्लस में अगर चला जा रहा है एक्यूआई, अगर मान लीजिए 3 महीने तक रह गया कंटिन्यूअस, तय है कि दिल्ली से आधे से ज्यादा लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे और क्लाइमेट रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो ये लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी न बने, इसका समाधान के लिए सबसे पहला उपाय है, जो कारण है इसी पे प्रहार करना होगा। आपको कारों की संख्या कम करनी पड़ेगी। अननेसेसरी जो कार यहाँ पे लोग ले रहे हैं, या फिर कहें, हम ये नहीं कहेंगे कि कार लोग ना खरीदे ना ले, बट जहां पे आपको कार, जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर ये कर दिया जाए कि पूरा मेट्रो फ्री है आपको सफर करने के लिए, मेट्रो की संख्या बढ़ा दी जाए, सरकारी बसें जो होती हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाए, उसमें एक तरह से कहें आरामदेह सफर और फ्री कर दिया जाए। आपको दिल्ली में कारों की समस्या से निपटना है तो कुछ तो आपको फ्री यहाँ करना पड़ेगा, खासकर मेट्रो को और जो सरकारी बसें हैं उनको। तो वो चीज आप महिलाओं के लिए अभी ऑलमोस्ट फ्री कर ही दिए हर जगह पे, तो कम से कम पुरुषों के लिए कर दे, ताकि ये चीज लोग जो प्राइवेट व्हीकल्स लेके यहाँ से निकलते हैं, कहीं पे भी अपने ऑफिस दफ्तर जाते हैं, वो लोग बंद करना शुरू करें। और साथ में आपको एक मूवमेंट चलाना होगा। आपको याद होगा पोलियो के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, जनमानस में बैठ गया ना कि पोलियो हटाना है तो हमें दो बूंद देना पड़ेगा। वैसे ही कार्स को कम करने के लिए आपको एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंटर गवर्नमेंट जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उस पर काम करना होगा। ये समन्वय के लिए बहुत बड़ा ये है। पराली किसान न जलाएं, इसके लिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि उन किसानों को मुआवजा दिया जाता है, तो आप दीजिए उनसे पराली कलेक्ट करने का, टाइम पे कलेक्ट करने का आपको करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज का भी समाधान कर सकते हैं। इंडस्ट्री को या तो कहीं लोकेट करें, या फिर जो आपके कानून है, इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं, उसको ठीक से लागू करिए। एयर पोल्यूशन जो कानून है उसको ठीक से लागू करिए। समस्या कानून में नहीं है, समस्या कानून को ठीक से लागू न करने में है। तो ये सब पे फोकस करना होगा। लोकेशन को तो आप बदल नहीं सकते हैं दिल्ली की, वो चीजें आएंगी जाएंगी, बस आप प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये था दोस्तों पूरी कहानी ग्रैब का और ये सब का। इसके कुछ जो प्रीलिम्स वाले फैक्ट हैं वो मैं जब प्रीलिम्स की क्लास लूंगा
तो उसमें आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी CSPMI का है, इसको प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।